नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ मैं लेके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत बीए बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए कंपलसरी हिंदी का पेपर, जिसका शीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी। बच्चों, एक बात आपको बताना चाहूँगी कि प्रत्येक रचना का, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य, कोई भी रचना नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जो आपका पाठ्यक्रम बनाया गया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी का जो पेपर रखा गया है कंपलसरी पेपर के रूप में, उसका उद्देश्य है आप लोगों को जो नॉन हिंदी वाले हैं, जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं और जो हिंदी पढ़ते हैं, उन सभी के लिए सामान्य जानकारी मुहैया कराना। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोगों को पता है कि हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी राजभाषा के रूप में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच अंकित है। लेकिन आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की मुहिम जारी रखी हुई है और उसके लिए राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी शीर्षक का क्या तात्पर्य है। प्रयोजन शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य, अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य। हिंदी का उद्देश्य आप लोगों तक पहुंचाने के लिए पेपर बनाया गया है। अब आते हैं हम लोग इस पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रखा गया है सिलेबस, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसके पाठ्यक्रम को 4 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई के अंतर्गत हम देखेंगे, पहली इकाई के अंतर्गत आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पहली इकाई के अंतर्गत है पत्र लेखन, प्रारूपण, टिप्पण, प्रतिवेदन, पत्राचार। ये आप लोगों को प्रयोजन मूलक हिंदी उद्देश्य और आप लोगों को ये भलीभांति जानकारी होनी चाहिए। और जो भी हिंदी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, उसके अंतर्गत उसका मेन उद्देश्य है ऑफिशियल लैंग्वेज से, अर्थात राजभाषा से। ऑफिशियल लैंग्वेज से तात्पर्य है कार्यालय में काम काज की जाने वाली भाषा से है। कार्यालय में जो काम काज किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसमें पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन का व्यवहार आता है, पत्र लेना और देना और उसको ट्रांसलेट करना भी उसमें शामिल है। प्रारूपण उसी पत्र लेखन का ही भाग है, टिप्पण भी उसी का भाग है, प्रतिवेदन भी उसी का भाग है। ये जब आपको पढ़ाऊंगी तो विस्तार से बताऊंगी। और इससे संबंधित एक चीज़ है अनुवाद। अनुवाद से तात्पर्य ट्रांसलेशन से, हिंदी अंग्रेजी भाषा के अनुवाद से है, जो इसमें आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत आप लोगों को जो पढ़ना है उसमें है मुहावरे और लोकोक्ति। इसका अर्थ, परिभाषा और विभिन्न प्रकार के मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में। इसमें आप लोगों को मुहावरे पढ़ना है, जैसे ईद का चाँद होना मुहावरा है। लोकोक्ति, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, वो लोकोक्ति है। मुहावरा अपनी भाषा में होता है, कह सकते हैं कि संभ्रांत भाषा में, पढ़ी लिखे की भाषा में मुहावरा बोला जाता है। लोकोक्ति जो है वो लोक की उक्ति अर्थात गांव की उक्ति होती है। उनकी आम भाषा जो वहाँ की लोकल भाषा होती है, उसमें जो उक्ति, जो कथन प्रचलित होता है, वो लोकोक्ति कहलाता है। उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इकाई 2 के अंतर्गत है शब्द शुद्ध और अशुद्ध शब्द। मतलब शब्द को लिखते समय वर्तनी की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध होता है। वाक्य संरचना के बारे में भी उसी तरीके से बताया जाएगा, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। आगे एक है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान यहाँ पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ना है पाठ्यक्रम के अंतर्गत है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 प्रकार के शब्दों के बारे में बात की गई है। तत्सम शब्द से तात्पर्य वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आकर प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अद्य, आज, अगम्य, अगम, अर्क, अरक, अन्न, अनाज, आलस्य, आलस, इष्ट, ईट, उच्च, ऊंचा। ये हो गए। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आके हिंदी में अपना रूप बदल लेते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द का है
एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। स्पर्श, स्पर्श तत्सम है, जब वो हिंदी में आएगा तो परस हो जाएगा। उसी तरीके से सूर्य तत्सम का शब्द है, जब वो तत्भव में यूज होगा तो सूरज हो जाएगा। हस्त हाथी, हास्य हंसी, श्रृंग सींग, श्रेष्ठ सेठ। ये कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको के सामने रखा। उसी तरह के देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं, जैसे लकड़ी, लागू, पैनी, लकुटी, जूता, घरौदा, थैला, लोटा। ये शब्द देशज जो देशी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषा से आके हमारे भाषा में, विदेशी भाषा से आके हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं और बड़े आराम से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर इंग्लिश का शब्द है। अलमारी ये भी शब्द है। अखबार, आईना, आज़ाद, कागज, स्कूल, आइसक्रीम, स्टेशन। आलमारी ये पुर्तगाली शब्द है आलमारी। तुर्की शब्द में कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, ये सब तुर्की शब्द है। ये सब विदेशी शब्द है जो हमारी भाषा में मिलके प्रयोग किए जाते हैं, तो ये विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकाई 3, इकाई 3 के अंतर्गत हमें पढ़ना है पर्यायवाची और विलोम। आप लोगों को पता होगा, भली बात पता होगा, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। पर्यायवाची से मतलब है वे शब्द जो एक शब्द का अलग, जैसे और भी उसी के नाम से जाना जाता, पर्याय उसका हो, वो पर्यायवाची होते हैं। विलोम शब्द उसका उल्टा होता है। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश, एक वाक्य के लिए अनेक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य, ये उससे संबंधित है। इसमें इकाई 3 जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी लिपि यहाँ तक कैसे, लिपि से मतलब है लिप्यांतरण से अर्थात लिखने से है। जो हिंदी भाषा के अक्षर हैं अ से ज्ञ तक, स्वर और व्यंजन, वो जो अक्षर हैं वो लिपि कहलाते हैं। वो लिपि अक्षर यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हमारे लिपियों का जब इतिहास देखा जाता है तो पहली लिपि ब्राह्मणी लिपि को माना जाता है। तो वहाँ से देवनागरी लिपि का सफ़र कैसे तय करती, थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को मिलेगी जब आपको पढ़ाऊँगी, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देवनागरी लिपि से संबंधित वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि को एक वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। देवनागरी लिपि का मानकीकरण और सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग है। आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सूचना का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है और बड़े अच्छे से लोग इसको कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मोबाइल कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है। तो इससे हम अलग होके या इसको छोड़ के हम अपने दिनचर्या को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका ज्ञान हमें होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर की संरचना के बारे में, वर्तनी संशोधन, इंटरनेट प्रणाली के बारे में संक्षिप्त में कंप्यूटर की जानकारी दी गई है। जो हिंदी, ये भी बताया जाए कि हिंदी भाषा वाले कंप्यूटर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और हिंदी भाषा राजभाषा है तो उसकी पारिभाषिक शब्द है। कोई भी शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते, जो पारिभाषिक शब्द निर्धारित किए गए हैं, जिसकी परिभाषा तय की गई है, वही शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्यालय हिंदी और अनुवाद, जिसका पूरा संबंध जिस पेपर का कार्यालय हिंदी से है और अनुवाद से ही है। यहाँ पे निचोड़ आप कह सकते हैं इस इकाई के अंतर्गत मिला है। तो कार्यालय हिंदी क्या होती है, अर्थात ऑफिशियल हिंदी अर्थात राजभाषा हिंदी क्या है, और अनुवाद से उसका क्या संबंध है। अनुवाद करते करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या समस्याएं होती हैं, क्या कठिनाइयाँ होती हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका एक पूरा जो सिलेबस है उसका एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।